हेलो। टॉपिक है व्हाट इज अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। देखो, जब भी मान लो मैं आपसे आपका हालचाल पूछती हूँ, हाउ आर यू, आपका रिप्लाई आता है फाइन। वैसे ही जैसे मैंने अभी आपका हालचाल पूछने के लिए एक लैंग्वेज का यूज किया है, वैसे ही बिजनेस का हालचाल पूछने के लिए यानी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए हम एक लैंग्वेज का यूज करते हैं। उस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। मैंने क्या बोला अभी? बिजनेस की लैंग्वेज क्या है? अकाउंटिंग है। बिजनेस की लैंग्वेज अकाउंटिंग को क्यों कहा गया? क्योंकि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा अपने को अकाउंटिंग से। तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन यानी बिजनेस प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है, ये कैसे पता चलेगा? ये अपने को अकाउंटिंग से पता चलेगा। इसलिए क्या कहा गया है कि बिजनेस की लैंग्वेज किसको बोला गया था? अकाउंटिंग को बोला गया था, क्योंकि अकाउंटिंग की फाइनेंशियल बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता सिर्फ अकाउंटिंग से लगा सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस। देखो, यहाँ यहीं से पता चल रहा है अकाउंटिंग क्या एक प्रोसेस है। आईएनजी लगाओ, इट मीन्स अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बिजनेस से रिलेटेड हो और फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन हो। बिजनेस से रिलेटेड हो और फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन हो। बहुत सारी ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर ऐसी होती हैं जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, और बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं जो नॉन फाइनेंशियल नेचर की होती हैं। कुछ ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, कुछ ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है। तो दो चीज बहुत ध्यान रखने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। सेकंड, वो फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए, तभी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखो। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन हो, और वो ट्रांजेक्शन कैसी होनी चाहिए? फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए। बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर की हो, उन ट्रांजेक्शन को अपन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग करते हैं, देन क्लासिफाइंग करते हैं, देन समराइजिंग करते हैं, और फिर एंड में आकर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करके रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। रिजल्ट का मतलब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाते हैं कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। तो देखो, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं। किन का समराइजिंग कर किन की रिकॉर्डिंग, किन का क्लासिफाइंग और किन की समराइजिंग करते हैं? फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन, और जो किससे रिलेटेड हो? बिजनेस से रिलेटेड हो। और एंड में जाकर हम क्या करते हैं? यूजर्स को रिजल्ट इंटरप्रेट कर देते हैं। ये है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? कौन है? लुको पेसियोली। फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? लुको पेसियोली। अब अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। देखो, अकाउंटिंग को अपन आर्ट बताएं या साइंस बताएं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो देखें कि आर्ट क्या होती है और साइंस क्या होती है। आर्ट क्या है? आर्ट एक टेक्निक या मेथड है जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट को अचीव करती है। ऐसे ही अकाउंटिंग के अंदर क्या किया जाता है? बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन का आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग तथा समरी तैयार करने की कला है, जिसमें बिजनेस के प्रॉफिट का और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाया जाता है। फिर बोला गया था कि अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक साइंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि साइंस क्या होती है। साइंस क्या है? साइंस ज्ञान की वो शाखा है जो कुछ प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। अब साइंस के प्रिंसिपल तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, बट अकाउंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए हम अकाउंट को प्योर साइंस नहीं बोल सकते। इसलिए हम अकाउंटिंग को प्योर साइंस नहीं बोल सकते। तो अकाउंटिंग साइंस तो है बट प्योर साइंस नहीं है। अब जैसे साइंस के अपने कुछ प्रिंसिपल हैं, ऐसे ही अकाउंटिंग के अपने कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जिनके बेस पर बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। देखो, थर्ड क्या है? सॉरी, सेकंड क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। देखो, ये चीज हमने डेफिनेशन में भी पढ़ी थी। सेकंड अभी आई है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में फिर से वापस आई है
कि ये है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। सिर्फ बिजनेस से, देखो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन अगर वो फाइनेंशियल नेचर की नहीं है ना तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फाइनेंशियल नेचर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लो मैंने एक मशीनरी परचेज की, मैंने एक मशीनरी परचेज की 10 लाख की, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया। क्यों? क्योंकि एक फर्स्ट ऑफ ऑल वो बिजनेस से रिलेटेड है, सेकंड वो फाइनेंशियल इन नेचर है। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो कुछ एम्प्लॉय हैं जो बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, अगर वो एम्प्लॉय हड़ताल पर चले जाते हैं, ये ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड तो है बट फाइनेंशियल इन नेचर नहीं है, इसलिए सेकंड वाली ट्रांजेक्शन क्या है, कुछ एम्प्लॉय हड़ताल पर चले जाते हैं, वो नॉन फाइनेंशियल नेचर की है, इसलिए हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। थर्ड क्या दे रखा था कि रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है लेकिन हम उसको, उस ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कैसे करेंगे, मॉनेटरी टर्म में उसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास, मान लो मेरे 2 डेटर्स हैं और ईच डेटर्स की वैल्यू कितनी है, 10,000, यानी टोटल डेटर्स कितने हो गए, 20,000 के। तो जब भी मैं बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एंट्री करूंगी तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में ये वाली शो नहीं करूंगी कि मेरे 2 डेटर्स, नहीं, क्या शो करेंगे कि कितने की डेटर्स हैं, 10,000 की डेटर्स हैं। यानी जब भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो उसको मॉनेटरी वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू इररिलेवेंट है मेरे लिए, नंबर ऑफ डेटर्स मायने नहीं रखते, वैल्यू क्या मायने रख रही है कि कितने के डेटर्स हैं, 10,000 का ईच डेटर्स है, 20,000 की डेटर्स है, मैं 20,000 की ही एंट्री रिकॉर्ड करूंगी बुक्स ऑफ अकाउंट में। थर्ड है क्लासीफाइंग। देखो एक पॉइंट और ध्यान रखना, जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर अपन रिकॉर्डिंग करते हैं, अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम है तो अपन एंट्री किस में करेंगे, जर्नल में करेंगे। अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम है तो एंट्री किस में करेंगे, जर्नल में करेंगे। अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है, यानी अगर बिजनेस का लेवल बड़ा है, तो अपन जर्नल में एंट्री नहीं करेंगे, अपन एंट्री किस में करेंगे, सब्सिडरी बुक में अपन एंट्री करेंगे। ये बात ध्यान रखना, अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम है तो एंट्री करेंगे जर्नल में, अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है यानी बिजनेस का लेवल बड़ा है तो जर्नल में एंट्री करना उचित नहीं रहेगा, इसलिए हम सब्सिडरी बुक को ओपन करेंगे। थर्ड है क्लासिफाइंग। जब हमने जर्नल के अंदर या सब्सिडरी बुक के अंदर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, वो हमने कैसे रिकॉर्ड किया था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया था, यानी डेट वाइज, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन अकर होती गई हमने उनको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते गए, लेकिन इन ट्रांजेक्शन के बेस पे हमें बिजनेस की पोजीशन का पता नहीं लग सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे। क्लासिफाइंग का मतलब क्या दे रखा था, एक जैसे नेचर की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उनको एक अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। जैसे साल के दौरान जितने भी परचेज हुआ है, मान लो मैंने मशीनरी परचेज की है 2 बार, तो मैं मशीनरी अकाउंट में लिखूंगी। अगर मैंने गुड्स को परचेज किया था, मैंने मान लो 5 टाइम गुड्स को परचेज किया है, तो मैं अलग अलग शो नहीं करूंगी, बल्कि मैं परचेज अकाउंट ओपन करूंगी, यहाँ क्लासिफाइंग के अंदर परचेज अकाउंट ओपन करूंगी और वहां पर क्या है, पांचों परचेज को एक अकाउंट के अंदर शो करूंगी। कहने का मतलब क्या है, एक जैसी नेचर की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उनको एक ही अकाउंट के अंदर शो किया जाता है, और जहां पर ऐसे अकाउंट ओपन किए जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। यानी लेजर के अंदर अपन बहुत सारे अकाउंट, यानी जितने भी अकाउंट प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट है, परचेज अकाउंट है, सेल्स है, वेजेस है, सैलरी है, मशीनरी है, प्लांट है, स्टॉक है, इन अकाउंट को अपन क्या करते हैं, लेजर बुक के अंदर क्या है, वेरियस अकाउंट ओपन करते हैं। समराइजिंग के अंदर क्या करते हैं, जो ये अकाउंट यहाँ ओपन हुए थे इन अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं, और बैलेंस निकाल के हम क्या तैयार करते हैं, ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। और ट्रायल बैलेंस के बेस पर हम क्या तैयार करते हैं, फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। यानी समराइजिंग के अंदर हमने पहले ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे और फिर ट्रायल बैलेंस के बेस पर हम फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। फाइनल अकाउंट को तैयार करने के बाद जो रिजल्ट निकला है, उस रिजल्ट को जो भी बिजनेस के यूजर्स हैं, इंटरनल यूजर्स हैं चाहे एक्सटर्नल यूजर्स हैं, उन यूजर्स तक पहुंचाने, क्योंकि इन इंफॉर्मेशन के बेस पे ही ये यूजर्स अपना डिसीजन लेते हैं। अगला है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब दे रखा था कि बिजनेस से रिलेटेड, यानी फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजेक्शन, जो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, यानी जो फाइनेंशियल डाटा है, उन फाइनेंशियल डाटा को कंपनी के यूजर्स तक पहुंचाते हैं,
ताकि वो अपने इंडिविजुअल बेसिस पर क्या कर सके, उनका एनालिसिस कर सके। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज है। अकाउंटिंग से पता चलता है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है। फिर पढ़ा हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग, और एंड में क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करके उनका रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। और वो क्या करते हैं, वो यूजर्स तक, चाहे वो इंटरनल यूजर्स हों चाहे वो एक्सटर्नल यूजर्स हों, उन तक पहुंचाते हैं। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल दे रखा था कि अकाउंटिंग एज एन आर्ट, एज एन साइंस। अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है, बट अकाउंटिंग प्योर साइंस नहीं है। सेकंड बोला गया था कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली, सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन की ही रिकॉर्डिंग करेंगे। थर्ड है रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी, सिर्फ मॉनेटरी टर्म में मेजर करेंगे उनको। नंबर ऑफ डेटर्स शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नंबर ऑफ मशीनरी शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वैल्यू ऑफ मशीनरी यानी मशीनरी की प्राइस शो करने की रिक्वायरमेंट है। क्लासिफाइंग करते हैं, जो डाटा रिकॉर्ड किया था उनको नेचर वाइज अलग अलग, एक जैसे नेचर की जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको एक अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। फिर क्या करते हैं, क्लासिफाइंग करके उनकी समरी तैयार करती है, जहाँ पर ये वेरियस अकाउंट ओपन किए, 3 अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं, और बैलेंस निकाल के अपन ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बेस पे क्या करते हैं, हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। और फिर जो फाइनल अकाउंट से जो रिजल्ट निकला है, उस रिजल्ट को हम जो यूजर्स हैं, जो कंपनी के हित में है, यानी जो कंपनी से रिलेटेड है, जैसे इन्वेस्टर है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट है, इनको क्या करते हैं, इस रिजल्ट को पहुंचाते हैं ताकि ये अपना अगला डिसीजन ले सके। अगला है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग करते हैं यानी जो रिजल्ट निकला था उनको हम कंपनी के यूजर्स तक पहुंचाते हैं ताकि वो अपने इंडिविजुअल बेसिस पर उनका एनालिसिस कर सके। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो कई बार एग्जाम में क्या है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, अपने को कोई भी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दे देंगे और 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा डाल देंगे, अदर ऑप्शन में देंगे। तो डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अकाउंटिंग की कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है रिलायबिलिटी, सेकंड है रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी और फेथफुल प्रेजेंटेशन। देखो फर्स्ट पहला देखते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को अपन बोलते हैं विश्वसनीयता, यानी जब भी अपन बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करते हैं, तो उन ट्रांजेक्शन के पीछे हमारे पास कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने गुड्स को परचेज किया, तो गुड्स के परचेज करने के पीछे मेरे पास परचेज इनवॉइस होना चाहिए। अगर मैं गुड को सेल्स कर रही हूँ तो गुड्स का सेल्स इनवॉइस मेरे पास होना चाहिए। इसका मतलब है जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है तो उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम हमारे पास उसका एक प्रूफ होना चाहिए कि ये ट्रांजेक्शन वैलिड है, कि ये ट्रांजेक्शन रियल में हुई है, यानी उसका इनवॉइस, उसकी रिसिप्ट हमारे पास होनी चाहिए। सेकंड है रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब दे रखा था कि बिजनेस में जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो इररेलीवेंट ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। अब रेलिवेंट और इररेलीवेंट का मतलब क्या है, देखो मान लो मान लो मेरे मान लो मेरे 5 डेटर्स हैं और ईच डेटर से कितनी अमाउंट लेनी है, 10,000 अमाउंट लेनी है। तो इररेलीवेंट क्या ट्रांजेक्शन है, इररेलीवेंट ट्रांजेक्शन है कि मेरे 5 डेटर्स हैं, मैं 5 डेटर ये ट्रांजेक्शन में बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करूंगी क्योंकि इररेलीवेंट है। ये मायने नहीं रखता, ये मैटर नहीं रखता कि मेरे कितने नंबर ऑफ डेटर्स हैं, मैटर ये रखता है कि मेरे पास कितने रुपए के नंबर ऑफ डेट, कितने रुपए के डेटर्स हैं। 10,000 ईच डेटर्स के हैं और कितने डेटर्स हैं, 5 डेटर्स हैं, यानी अमाउंट कितनी होगी, 50,000 होगी। ये ट्रांजेक्शन क्या है, ये ट्रांजेक्शन रेलिवेंट है बिजनेस के लिए। बुक्स ऑफ अकाउंट में जब भी रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन को तो हम 50,000 के डेटा शो करेंगे, ये नहीं शो करेंगे कि मेरे पास 5 डेटर्स हैं, क्योंकि ये इररेलीवेंट ट्रांजेक्शन है। थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी। जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन को शो करना है ताकि जिसको कम नॉलेज हो बुक्स ऑफ अकाउंट की वो भी इंफॉर्मेशन को देखकर ये पता लगा सके कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, बिजनेस के पास कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, यानी इजीली अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी चाहिए।
फोर्थ है कंपेरेबिलिटी। जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो कुछ ट्रांजेक्शन, कुछ इवेंट ऐसी होती हैं जिनमें अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो अगर अपन कंटिन्यूसली एक जैसे मेथड को यूज करेंगे तो बिजनेस के जो भी प्रॉफिट और लॉस निकल के आएगा वो क्या है, एकदम ट्रू और फेयर होगा, क्योंकि हम कंटिन्यूसली एक जैसे मेथड को, एक जैसे पैटर्न को यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लांट और मशीनरी पे मान लो अपन डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से। नेक्स्ट ईयर हमने चेंज किया और चेंज करके हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से लगा दी, तो हम दोनों ईयर का कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, ट्रू कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज किया और सेकेंड ईयर हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को यूज किया था। इसलिए अगर बिजनेस में एक लास्ट ईयर की प्रेजेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर के साथ अगर कंपेयर करना है तो एक जैसे मेथड को यूज करना चाहिए। ये नहीं है कि मेथड चेंज नहीं कर सकते। अगर मान लो बिजनेस के लिए वो मेथड ज़्यादा यूजेबल है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करके नोट्स में शो करेंगे कि हम पहले जब डेप्रिसिएशन यूज करते थे तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करते थे, बट एट प्रेजेंट हमने स्ट्रेट लाइन मेथड को छोड़ करके डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को यूज किया है। फिफ्थ है फेथफुल प्रेजेंटेशन। जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट से जितनी भी इंफॉर्मेशन निकलती हैं वो एकदम ट्रू और फेयर होनी चाहिए, और उन इंफॉर्मेशन को जब उनके यूजर्स तक, जब बिजनेस के यूजर्स, चाहे वो इंटरनल यूजर्स हो चाहे वो एक्सटर्नल यूजर्स हो, उन तक पहुंचाते हैं तो वो एकदम फेयर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि उनके डिसीजन फेयर हो सके। तो क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स कितनी है? रिलायबिलिटी, यानी जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो जो भी इवेंट्स अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, वो एकदम कैसे होनी चाहिए? रेलिवेंट का मतलब रिलायबल का मतलब है हमारे पास उसका एविडेंस होना चाहिए। सेकंड है रेलिवेंस, यानी इररेलिवेंट ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। थर्ड है अंडरस्टैंडेबल। जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको इस तरीके से सिंपल वे में प्रेजेंट करना है ताकि हर कोई पर्सन क्या है, इजीली अंडरस्टैंड कर पाए कि बिजनेस की पोजीशन कैसी है। फोर्थ है कंपेरेबिलिटी और फिफ्थ है फेथफुल प्रेजेंटेशन, यानी जो भी प्रेजेंट करेंगे वो एकदम ट्रू एंड फेयर रिजल्ट शो करना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। देखो, हम अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट को जब ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं। तो क्यों रिकॉर्ड करते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर देखो, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर अपने एक प्रॉपर वे के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने आइडेंटिफिकेशन किया, देन रिकॉर्डिंग किया, देन क्लासिफाइंग किया, फिर समराइजिंग किया, फिर फाइनल अकाउंट तैयार करके हमने रिजल्ट को फाइंड आउट किया। रिजल्ट मतलब फाइनेंशियल पोजीशन का पता किया। तो अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करेंगे तो कोई भी ट्रांजेक्शन छूटेगी नहीं और कोई भी ट्रांजेक्शन एक्स्ट्रा में रिकॉर्ड नहीं होगी, जिससे जो भी रिजल्ट निकलेगा वो एकदम ट्रू एंड फेयर होगा। सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है? कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। नेट प्रॉफिट नेट लॉस का पता चल जाएगा। अगर हमने जल्दबाजी में कोई ट्रांजेक्शन छोड़ दी या किसी भी ट्रांजेक्शन को डबल टाइम रिकॉर्ड कर लिया तो उससे हमारे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो भी आएगा या जो फाइनेंशियल पोजीशन आएगी वो ट्रू एंड फेयर नहीं होगी। थर्ड देखा, टू नो द एग्जैक्ट लीडिंग ऑफ नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट को अपन प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रहे हैं तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकल रहा है ना वो एकदम ट्रू एंड फेयर का पता चलेगा, यानी लास्ट ईयर में कितना था और इस साल कितना है उसका हम प्रॉपर तरीके से कंपेयर कर पाएंगे। फिर अगला है अपना टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है? बैलेंस शीट से पता चलती है। देखो, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस अपने को पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की पता चलती है बैलेंस शीट से। तो अगर बैलेंस शीट में ट्रू एंड फेयर डाटा है तो क्या पता चलेगा? बिजनेस की रियल पोजीशन का पता चलता है। अगला है टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। अगर अपने जो डाटा रिकॉर्ड किए हैं वो एकदम फेयर है तो ये पता चलता है कि बिजनेस का लास्ट ईयर किससे कहाँ स्टैंड करता था बिजनेस और अब बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है। अगर अपने सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया है तो ये पता कर सकते हैं कि बिजनेस ने लास्ट ईयर की कंपेयर में इस साल कितना प्रोग्रेस किया है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। देखो, दो प्रकार के यूजर्स होते हैं, एक है इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक है एक्सटर्नल यूजर्स हैं। दोनों को ही जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बुक्स ऑफ अकाउंट यानी फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद ही मिलती है। जब बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर किया जाएगा यानी जो फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट किया जाएगा वो अगर प्रॉपर तरीके से मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करके किया जाएगा
तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट एकदम फेयर निकलेगा। और ये जो वेरियस पार्टी होती हैं, ये जो यूजर्स होते हैं, कंपनी के बिजनेस के जो यूजर्स होते हैं, वो अपना फेयर डिसीजन ले पाएंगे। तो अकाउंटिंग के पीछे के ऑब्जेक्ट क्या है, यानी हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, हम सिस्टमेटिक तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर क्यों करते हैं। एक तो है कि अपना ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल सके। सेकंड है बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके। थर्ड, लास्ट ईयर की तुलना में इस साल कितना प्रोग्रेस किया है, या लास्ट ईयर की तुलना में इस साल हम कितने पीछे गए हैं। और बिजनेस से रिलेटेड जो यूजर्स हैं, उनको ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन मिलती है, ताकि वो अपने नेक्स्ट डिसीजन ले पाए। थैंक यू।